गुड इवनिंग दोस्तों। मैं राजेश सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय राजेश सर में आपका बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप समय से फॉर्म भर देंगे ताकि आपको अपना डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। आप जानते हैं जैसे कि सिस्टम इस बार है कि पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम है। अगर आप पहले आवेदन कर देंगे तो आपका हो सकता है डिस्ट्रिक्ट भी मिल जाए। इसके साथ साथ आज हम जो सेशन आपको लेकर के आए दोस्तों, तो आज का जो हमारा सेशन है आपको सीटेट के अंतर्गत जो आपका सीडीबी का टॉपिक है, मनोविज्ञान का टॉपिक है, उसके अंतर्गत 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम सब जानते हैं। और उस 30 क्वेश्चन के अंतर्गत कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना होता है, यानी आज आपका सेशन लेकर के आए हैं, तो आज हम लेकर के आए हैं सर पाठ्यक्रम सीटेट 2022 बाल विकास एवं अध्यापन। आप जानते हैं 30 क्वेश्चन। और इसके साथ साथ सबसे पहले मैं आप चाहूंगा कि आप सभी लोग अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब इसको हम बड़े विस्तार तरीके से आपको समझाएं कि हमें इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी होती हैं, किस तरीके से पढ़नी होती है और किस तरीके से हम इसको आपको पढ़ाएंगे, पूरी वीडियोस किस तरीके से हम आपको उपलब्ध करवाएंगे, ये सभी बातें हम आपको बताने वाले हैं। क्लियर? तो अगर आप स्पष्ट हो रहा होगा आप सभी को, तो मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम इसके बारे में आपको विस्तृत तरीके से समझाएं। क्लियर? चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आइए अब हम शुरुआत करते हैं। इस बाल मनोविज्ञान में आप जानते हैं 30 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन में 3 भाग में आपका जो सिलेबस होता है सीटेट का, वह 3 भाग में डिवाइड होता है। 3 भाग में किस तरीके से, मैं 3 भाग में आपको बांट कर समझाऊंगा। पूरा संपूर्ण सिलेबस किस तरीके से हम कवर करेंगे, क्या क्या चीजें हमें इसके अंतर्गत पढ़नी होती, क्या क्या चीजें हमें नहीं पढ़नी होती। मेरा ये मानना है, मैं अक्सर आपसे बताता हूँ कि हमें किस परीक्षा के लिए कौन सी चीजें पढ़नी है, वो तो चीज जानना जरूरी है ही है सर। उसके साथ साथ ये बात को जानना अति आवश्यक है कि हमें क्या चीजें नहीं पढ़नी है, तभी हम एक निश्चित लक्ष्य तक बड़े आसानी से पहुंच सकते हैं। क्लियर है? तो इसके साथ साथ मैं आपको शुरुआत करता हूं इसके सिलेबस की, इसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। बड़े ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। इसका जो पहला भाग इस सिलेबस का सीटेट के अंतर्गत जो आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस संपूर्ण सिलेबस का जो पहला भाग होता है, इस पहले भाग से आप जानते हैं इस पहले भाग के अंतर्गत जो जो टॉपिक होता है, मैंने संपूर्ण टॉपिक लिख दिया है और आपको एक एक करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बड़े ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। क्लियर? आइए देखिए, अब जो पहला पॉइंट लिखा हुआ दोस्तों, तो पहला पॉइंट जो हमें इसके अंतर्गत पढ़ने होते हैं, वो हमें पढ़ने होते हैं विकास की अवधारणा। क्या है? विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ इसका संबंध क्या है, यानी क्या पढ़ना होता है। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले सिलेबस के पहले भाग में सबसे पहला पॉइंट आपका सिलेबस पे है कि विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध क्या है। यानी कि विकास क्या चीज है, क्या है विकास, उसकी अवधारणा क्या होती है, उसकी प्रकृति क्या होती है, विकास कब से प्रारंभ होता है, उसकी परिभाषा डिफिनेशंस क्या होती है, उसके साथ साथ विकास की कितने पक्ष होते हैं। कई आपके परीक्षा में सवाल इस तरीके से पूछ लेता है ना। यानी विकास की पूरी प्रक्रिया, वृद्धि विकास की में अंतर पूछता है, और आप जानते हैं विकास डेवलपमेंट की प्रिंसिपल्स पूछते हैं सर, है ना। यानी कि विकास के सिद्धांत पूछते हैं, और हर साल आपकी परीक्षा में भारत का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिससे विकास के सिद्धांत से एक सवाल न पूछे। हमेशा विकास के सिद्धांतों से एक सवाल हमेशा फिक्स होता है कि आता ही आता है। उस साथ साथ विकास के सिद्धांत भी हमें पढ़ने होते हैं। अब जब इतनी बातें हम पढ़ लेते हैं विकास के अंतर्गत, इसके अलावा अभी इसी के अंदर हमें क्या पढ़ना होता है विकास के अंतर्गत। अब बड़े टॉपिक को समझिएगा, दो बातें बड़ी ध्यान देने योग्य है। विकास की अवधारणा तो पढ़नी है जो मैंने इतनी बातें बताया, इसके साथ साथ क्या है सर कि अधिगम के साथ संबंध, ये जो डेवलपमेंट होता है सर, उसका लर्निंग के साथ संबंध क्या होता है, और विकास का अधिगम के साथ क्या संबंध होता है। इसका मतलब जो बालक का विकास होता है, जब बालक सीखने की प्रक्रिया करता है, जब बालक अधिगम करता है, तो वो बालक के अधिगम करने में जो विकास और किस तरीके से सहायता करता है, इन दोनों में संबंध कैसा होता है, इस बात को हमें बतानी होती है। और इसी को जोड़ करके आपके शिफ्ट में व्यवहारिक सवाल पूछे जाते हैं, आपके यूपीटेट में फैक्ट सवाल पूछे जाते हैं, हमें जो याद करना होता है सर। लेकिन आपके शिफ्ट में यही से व्यवहारिक सवाल बनते हैं जो पूर्ण व्यवहार तरीके से पूछते हैं आपसे, जो विकास का अधिगम के साथ संबंध जोड़ करके पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको पहला टॉपिक समझ में आया होगा।
इसके साथ साथ जो इसमें दूसरा आपका पॉइंट दिया हुआ है सिलेबस में, दूसरा पॉइंट दिया है सर कि बालकों के विकास के सिद्धांत, मैंने भी आपसे बताया कि बालक के विकास का सिद्धांत हमें पढ़ना होता है, डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स। तो विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आप जानते हैं लगभग 14 सिद्धांत मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपने पढ़ा होगा। उसमें से एक सवाल हर साल पूछ लिया जाता है, क्लियर है। तो विकास के सिद्धांत आपको पढ़ने होती है। इसके साथ साथ जो आपका अगला पॉइंट इसके अंतर्गत है वो आपका है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जो बालक का विकास होता है दोस्तों, जो माँ के गर्भावस्था से बालक का विकास शुरुआत होता है, हम सब जानते हैं। और जब तक बालक का जन्म होता है, अब बालक जब तक जीवित रहता है, जब तक उसका जीवन काल चलता है, तब तक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है, क्लियर। तो विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से कितने कारक होते हैं, इस बात को भी जानना होता है। और साथ साथ उसके अंतर्गत आप जानते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक में मुख्य रूप से दो कारक होते हैं, एक वंशांतर और एक वातावरण होता है। इसके साथ साथ आपको वंशांतर और जो वातावरण है, इन दोनों का प्रभाव क्या है बालक के विकास पे, ये बात हमें पढ़नी होती है कि बालक के विकास में वंशांतर और वातावरण किस तरीके से प्रभावित करता है, हमें इस बात को पढ़नी होती है। और आप जानते हैं इसी के साथ साथ आपसे हर साल एक सवाल पूछता है, इस टॉपिक से हर साल एक सवाल पूछता है क्या कि प्राकृतिक पोषण विभाजन क्या है। आप सब जानते हैं प्रकृति का संबंध वंशानुक्रम से, पोषण का किससे, सब तो वातावरण से, विवाद में सबका झगड़ा, यानी कि दोनों की मतभेद है। यानी कुछ जो वंशानुक्रम वाले विद्वान हैं उनका मानना है कि बालक के विकास से वंशानुक्रम जिम्मेदार है, जो वातावरण वाले हैं उनका मानना है कि बालक के विकास के वातावरण का जिम्मेदार है। लेकिन हम सब जानते हैं बालक का विकास, इस पूरी बात को वेरीफाई करने के लिए वुडवर्थ महोदय ने बड़ी अच्छी परिभाषा दिया है कि बालक का विकास वंशानुक्रम वातावरण का गुणनफल होता है, यानी कि दोनों का मिला जुला रूप होता है, तब जाकर बालक का विकास संपन्न हो पाता है। यानी बालक के विकास में वंशानुक्रम जिम्मेदार होता है, साथ साथ वातावरण भी होता है। ये पूरा टॉपिक में बड़े विस्तार तरीके से पढ़े होते हैं, यानी वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव क्या होता है बालक के विकास में, हमें ये बातें पढ़नी होती है, क्लियर है। अगला पॉइंट, और जो हमारा अगला पॉइंट है इसके अंतर्गत वो आपका होता है सर समाजीकरण की प्रक्रिया। अब इसे ध्यान देने वाली बात है। अब यहाँ तक तो बात हो गई सर, अगला दिया है समाजीकरण की प्रक्रिया। अब इसके साथ साथ कुछ और बातें भी पढ़नी होती है जो कभी कभार आपके सिलेबस में पूछी जाती है, जो यहाँ मेंशन नहीं है, दिखाई है यहाँ पे। मैंने आपसे कई बार कहा होगा कि जो मनोविज्ञान में शास्त्रों से इसका सिलेबस दो रूप में होता है, एक प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो हमें दिखाई देता है, जो सामने लिखा हुआ है, जो सरकार आपको बोर्ड सीधे निर्धारित करके दे देती है। लेकिन कुछ ऐसे होता है जो अप्रत्यक्ष, जो दिखाई नहीं देता। इसका तात्पर्य क्या है, इसी सिलेबस के अंदर एक पॉइंट लिख दिया गया, अब आपको ऑलरेडी पहले से ही एक पॉइंट लिखा, तो इसके अंदर आपको समझना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें और हमें पढ़नी है जो आपके सामने दिखाई नहीं दे रहा है। इसका तात्पर्य क्या है कि मैं आपसे बताता हूं कि समीकरण पढ़ने से पहले अभी हमें क्या पढ़ना पड़ता है, विकास में ही हमें विकास के पक्ष पढ़ने होते हैं। क्या पढ़ने होते हैं, विकास के पक्ष पढ़ने होते हैं, यानी कि विकास के शारीरिक पक्ष पढ़ने होते हैं, मानसिक पक्ष पढ़ने होते हैं। और आप जानते हैं शारीरिक मानसिक पक्ष पढ़ने के बाद हम सब उसके साथ साथ सामाजिक पक्ष भी पढ़ते हैं, क्लियर है, भाषाई पक्ष भी पढ़ते हैं, है ना। इस तरीके से विकास के सभी पक्ष भी हमें पढ़ने होते हैं साथ साथ, कहने का तात्पर्य है, क्लियर। आगे की बात, अगला पॉइंट जो हमारा होता है सर समाजीकरण, जिसको हम सोशलाइजेशन बोलते हैं। जो समाजीकरण की प्रक्रिया है, इस समाजीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, हमें इस बात को समझना होता है। इसकी परिभाषाएं क्या होती है, इसकी विशेषताएं से आप जानते हैं हर सब्जेक्ट में एक सवाल पूछ लेता है। इसके साथ साथ समाजीकरण से दो सवाल पूछता है, एक तो आपके इसकी विशेषता से पूछता है और एक सवाल समाजीकरण के को प्रभावित करने वाले कारक से पूछता है। हम सब जानते हैं कि बालक का जो समाजीकरण होता है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, मुख्य रूप से कौन कौन से कारक होते हैं, कौन से औपचारिक कारक होते हैं, कौन से अनौपचारिक कारक होते हैं, है ना। पहला कारक, प्रथम कारक कौन सा होता है, प्राथमिक कारक कौन सा होता है, द्वितीय कारक कौन सा होता है, इस तरीके से हमारे परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि समाजीकरण पढ़ना है, साथ साथ समाजीकरण की पूरी प्रक्रिया, विशेषता, सिद्धांत और साथ साथ इसको प्रभावित करने वाले कारक। और कहने का तात्पर्य क्या है, जो समाजीकरण है सर, सामाजिक विश्व के स्तर पे बालक, शिक्षक, अभिभावक, मित्रगण, इन सब की भूमिका क्या होती है बालक के समाजीकरण में, इस सभी बातों को हमको साथ साथ दर्शाना होता है। बात क्लियर हो गई होगी, क्लियर। अगला पॉइंट, इसके बाद पढ़ने के बाद हमें जो अगला पॉइंट पढ़ना होता है वो आपको जानते हैं बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जिनका हमें सिद्धांत पढ़ना होता है दोस्तों, उनका नाम है जीन पियाजे। जीन पियाजे का एक नहीं बल्कि सर 5 सिद्धांत मैं आपको पढ़ाता हूँ। जीन पियाजे ने अपने स्वयं के 3 संतान पे अध्ययन किया, लगभग 25 साल तक अध्ययन किया उन्होंने सर। बाल मनोविज्ञान में 3-5 सिद्धांतों की रचना कर दी और सबसे फेमस सिद्धांत इनका है, इसको हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत।
तो जीव कहने की पूरी प्रक्रिया यानी कि संगत विकास का सिद्धांत पढ़ना है, जीव कहने का भाषा विकास का सिद्धांत पढ़ना है, जीव कहने का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ना है, जीव कहने का भाषा विचार का सिद्धांत पढ़ना है, जीव कहने का बुद्धि का विकास का सिद्धांत पढ़ने और साथ साथ संगत विकास का सिद्धांत तो पढ़ते ही सब तो जानते ही। लगभग 5 सिद्धांत हमें पढ़ना है, उससे आपकी परीक्षा में आपके सीट में हर साल 2 क्वेश्चंस अकेले मात्र केवल जीव वजह से पूछे जाते हैं, ये आप जानते हैं, आपने पेपर पिछला देखा होगा। क्लियर दोस्तों। अगला पॉइंट, अगला सर आपका कोहनबर्ग, आप जानते हैं कोहनबर्ग नैतिक विकास सिद्धांत के जनक माने जाते हैं, बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत इनका है। हम जीव पहले का भी नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ते हैं, साथ साथ लैरेंस कोहनबर्ग का भी नैतिक विकास का सिद्धांत हम सब पढ़ते हैं, जो बहुत प्रभावशाली है, ये भी हम सब जानते हैं, जो कैलकुलेशन की नैतिकता के बारे में बताता है। तो लैरेंस कोहनबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ना है और हर साल एक सवाल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लैरेंस कोहनबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से पूछ लिए जाते हैं, कभी-कभी 2 भी आ जाते हैं, साथ-साथ एक तो कन्फर्म है कि आएगा ही आएगा। इसके साथ वाइगोत्स्की से हर साल 2 सवाल, कभी-कभी 1 सवाल पूछते हैं, कभी-कभी 2 सवाल पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना। तो लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की आप जानते हैं, इनका सिद्धांत है सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत है, तो इनको हमें पढ़ना होता है, उनकी पूरी प्रक्रिया पढ़नी होती है। वाइगोत्स्की अनुसार भाषा विकास का ये हमें पढ़ना है, वाइगोत्स्की अनुसार भाषा विचार का सिद्धांत है, ये बात भी हमें साथ-साथ पढ़नी होती है। क्लियर? यानी कि 3 मनोवैज्ञानिकों का संपूर्ण बातें हमें पढ़नी होती है, जितना पढ़ लें उतना कम, क्योंकि हर पॉइंट से हमारे परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया? आइए इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर उसमें आपका है सर बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। क्लियर? ये जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता है, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होता है, यानी बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा क्या है, इस दोनों की अवधारणा क्या होती है, इसकी प्रकृति क्या होती, इसके लाभ क्या होते, या किस तरीके से अप्लाई की जाती, इसके नियम क्या होते, इसकी विशेषताएं क्या होते, ये पूरी प्रकृति को हमें पढ़ना होता है, इसको समझना होता है। और आप जानते हैं वर्तमान में हमारे प्राथमिक स्तर पर जो शासन प्रणाली लागू है कौन सी है, तो बाल केंद्रित है। हम बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक को शिक्षा प्राप्त करते हैं, शिक्षा बालक को शिक्षा देते हैं, और इससे आपकी परीक्षा में आपके सीडीपी वाले सेक्शन में सर 100% है कि आप जानते हैं इससे 2-2 3-3 सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप पांचों विषय को मिला देंगे सर, जैसे आप जानते हैं शेड्यूल में 5 विषय होते हैं, हिंदी हो गया आपका, संस्कृत हो गया, उसके साथ साथ इंग्लिश हो गया, पर्यावरण हो गया, गणित हो गया, मनोविज्ञान हो गया, है ना। तो इसकी अभी 500 विषय में जाकर के इस पॉइंट से 500 सब्जेक्ट में जाकर के आपसे परीक्षा में सवाल पूछता है। मनोविज्ञान में तो पूछेगा सर, उसके साथ अन्य 4 विषय भी जाकर के सवाल पूछ लेते हैं। चलो भाई, अब हम करें हिंदी पढ़ाएंगे तो सर बाल केंद्रित ही तो पढ़ाएंगे, संस्कृत पढ़ाएंगे तो बाल केंद्रित ही तो पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे तो बाल केंद्रित ही तो पढ़ाएंगे सर, एग्री। और आप गणित पढ़ाएंगे तो बाल केंद्रित ही तो पढ़ाएंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि इन दोनों से अन्य विषय में भी सवाल का अवसर बढ़ जाता है, कहने का मतलब ये है। आगे अगर सर आप जानते हैं बौद्धिकता की निर्माण एवं विवेचना संदर्भ पढ़नी होती है, और साथ साथ बहुआयामी बौद्धिकता पढ़नी होती है। इसका मतलब क्या है, पूरे मोटिवेशन की बुद्धि, जो आपका इंटेलिजेंस टॉपिक सर हमें बुद्धि चैप्टर पढ़नी होती है, और साथ साथ बुद्धि की सबसे प्रसिद्ध बातें, बुद्धि की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसके प्रकार क्या होती है, और उसके साथ साथ सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या, तो इंटेलिजेंस की थ्योरी क्या होती है, यानी कि बुद्धि के सिद्धांत क्या होते हैं, वो चीज हमें पढ़नी पड़ती है। क्लियर है? ये बुद्धि के सिद्धांत, और आप जानते हैं सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर का माना जाता है, जिन्होंने 10 प्रकार की बुद्धि बताई है, तो वो बातें हमें पढ़नी होती है, कहने का मतलब है। क्लियर? और हर साल आपकी परीक्षा में एक सवाल 100% श्योर है कि बुद्धि से क्वेश्चन से एक सवाल क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। अगला इसके बाद अगला हमारा टॉपिक होता है इसके अंदर भाषा और चिंतन, है ना। ये लैंग्वेज क्या है, तो आप जानते हैं, मैंने भी बोला सबकी भाषा ही पक्ष पढ़े हो, तो भाषा क्या होती है, चिंतन किसी कहते हैं, चिंतन की प्रक्रिया क्या होती है, चिंतन के प्रकार क्या होते हैं, सर बड़ा कंफ्यूज करता है चिंतन की अभिसारी अपसारी चिंतन, है ना। इस तरीके से हम दोनों प्रक्रिया, भाषा क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, साथ साथ चिंतन की प्रक्रिया क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, और आपकी परीक्षा में हर साल इन दोनों से सर एक-एक दो-दो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में हमेशा पूछ लिए जाते हैं। क्लियर? अगला सर आपका है समाज के निर्माण, समाज के निर्माण में लिंग भूमिकाएं, यानी कि लिंग पूर्वाग्रह। आपकी सीट में आपसे बताऊं हर साल 2 क्वेश्चंस बिल्कुल कंफर्म है कि आपके लिंग पूर्वाग्रह से ही पूछे जाते हैं, और आपने देखा होगा परीक्षा में, अभी मैं बताऊंगा। लिंग पूर्वाग्रह जिसको हम लिंग पक्षपात कहा जाता है, या लैंगिक पूर्वाग्रह या लिंग पक्षपात कहा जाता है, यानी कि वह कहने का मतलब कि वह कथन या वह विचार जो किसी एक लिंग विशेष के प्रति कही गई हो, किसी एक लिंग विशेष के लिए कहा गया हो, हम किसी स्त्री या किसी पुरुष के लिए कही गई वह बात जो किसी प्रमाण के साथ सिद्ध न किया जा सके, उसको हम क्या कहते हैं, तो वह
कथन व विचार लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है, कहने का तात्पर्य। और इससे हर साल 2 सवाल, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, इससे एक सवाल पूछ लेता है। और साथ-साथ लिंग पूर्वाग्रह को दूर करने के उपाय क्या-क्या हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं परिवार में पाई जाती है, विद्यालय में भी पाई जाती है, सरकार में पाई जाती है, हमारे समाज में पाई जाती है। तो हर जगह जो लिंग पूर्वाग्रह, लिंग पक्षपात पाया जाता है, इसको दूर करने के उपाय क्या हैं, इस बात को हमें पढ़नी होती है। इस बात को भी साथ-साथ हमें पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ से भी टॉपिक से सवाल पूछते हैं। क्लियर? तो 2 सवाल इस टॉपिक से सवाल आती है, और ध्यान रखना 2 क्वेश्चन तो यहीं से आ जाते हैं, लिंग पूर्वाग्रह से आ जाते हैं। अगला, और आप जानते हैं वैयक्तिक भिन्नता से, तो वैयक्तिक भिन्नता से जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, इससे आपके परीक्षा में सवाल अवश्य पूछते हैं सर। क्लियर? अब वैयक्तिक भिन्नता क्या है? अब इस जाति के आधार पे भिन्नताएं क्या है, धर्म के आधार पे क्या है, लिंग के आधार पे क्या है, समाज के आधार पे क्या है, इसके आधार पे हमारे समाज में जो अनेक विविधताएं देखने को मिलती है, अनेक विभिन्नताएं देखने को मिल रही है, इसकी भूमिका क्या है, इसके लाभ क्या होते हैं, व्यक्ति भिन्नता की प्रकृति क्या होती है, प्रकार क्या होता है। आज सबसे बड़ी बात क्या कि व्यक्ति भिन्नता की कक्षा कक्ष में व्यवहारिक उपयोगिता क्या होती है, ये बात सबसे इम्पोर्टेंट होती है, जो हमें पढ़ना होता है। क्लियर? और आप जानते हैं आपके सीडीपी वाले सेक्शन में, बाल मनोविज्ञान के सेक्शन में आपकी परीक्षा में सवाल 1 से 2 सवाल वहां पूछता है, लेकिन साथ-साथ जो अन्य 4 विषय हैं, उन 4 विषय में भी जाकर के इससे सवालों की संख्या पूछता है। ये लगभग 5 सवाल अकेले पूछता है, किससे? तो व्यक्ति भिन्नता से पूछता है। एक बात आपको समझ में आ रही होगी, धीमे-धीमे हम कहना क्या चाहते हैं। कहना ये चाहते हैं दोस्तों कि अगर आपने बाल मनोविज्ञान का पूरा सिलेबस अगर अच्छे तरीके से पढ़ लिया, तो अन्य विषय का भी आपको विषय वस्तु शिक्षण पढ़ने में, अन्य विषय वस्तु पढ़ने में भी जो सीटेट की प्रकृति के अंतर्गत आते हैं, वो पढ़ने में आपको बहुत आसानी होगी और बहुत सहायता भी करेगा। कहना ये चाहते हैं। क्लियर? और आपने देखा भी है, साथ-साथ आपके सामने मैं आपको अपने साथ शुरू भी कर रहा हूँ। अगला टॉपिक हमारा होता है, जिसको हम कहते हैं अधिगम के लिए आकलन। आकलन पढ़नी होती है, आप जानते हैं। तो अधिगम के लिए आकलन पढ़नी होती है। आकलन की प्रकृति क्या होती है, अधिगम का आकलन करता आकलन क्या होता है, अधिगम के आकलन के प्रकार कई होते हैं, उसको भी पढ़ना है। आप जानते हैं सबसे फेमस पोर्टफोलियो आकलन पढ़ना होता है, विद्यालय आधारित आकलन पढ़ना होता है, निदानात्मक आकलन पढ़ना होता है, उपचारात्मक आकलन पढ़ना होता है। तो इस सब आकलन के बारे में पढ़ते हैं, और आपकी परीक्षा में हर साल 1 से 2 क्वेश्चंस आकलन से पूछ लिए जाते हैं। इसके साथ-साथ आप जानते हैं मापन एवं मूल्यांकन भी पढ़ना होता है, और मापन मूल्यांकन आपका जो टॉपिक है, मूल्यांकन से हर साल आपकी परीक्षा में 1 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हमें मापन मूल्यांकन की पूरी प्रकृति पढ़नी होती है, उसकी विशेषता क्या होती है, कैसे हम किस तरीके से मापन मूल्यांकन करते हैं, उसके प्रकार क्या होते हैं, इस सभी बातों को हमको पढ़ना होता है। एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछ ली जाती है। क्लियर? इसके साथ-साथ ये तो पहले भाग था। इस पहले भाग से आपके परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर, इतना जो मैंने आपको टॉपिक वाइज आपको बता दिया। इसके साथ-साथ जो दूसरा सेक्शन हमारा है, जो दूसरा भाग है, इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना होता है, इसके अंतर्गत दोस्तों हमें समग्र शिक्षा, समग्र शिक्षा की अवधारणा क्या है, हमें ये बात पढ़नी होती है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, या उस विशेष आवश्यकता वाले बालक की समझ, यानी कहने मतलब टोटल इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि जो समग्र शिक्षा है उसके बारे में हमें बड़े विस्तार तरीके से पढ़ना होता है। उसकी प्रकृति क्या होती है, उसकी अवधारणा क्या होती है, उसके सिद्धांत क्या होते हैं, उसके साथ-साथ इसमें विशिष्ट बालकों के प्रकार क्या होते हैं, और जो विशिष्ट बालकों के प्रकार होते हैं, जैसे प्रतिभाशाली बालक हो गए, सृजनात्मक बालक हो गए, और आपके मंदबुद्धि बालक हो गए, है ना? और आपके समस्यात्मक बालक हो गए। इस तरीके से जो दिव्यांग बालक हो गए, अपवंचित बालक हो गए, ये जो विशिष्ट बालकों का प्रकार है, उन सभी बालकों के बारे में हमें पढ़ना होता है। और एक भाषा में कहें, यदि हमारे समाज में या किसी भी जाति से हो, चाहे धर्म से हो, चाहे लिंग से हो, या किसी भी प्रकार से अगर आपको विभिन्नता हमारे समाज में दिख रही है, सभी को एक साथ एक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक द्वारा एक पाठ्यक्रम को जो शिक्षा संचालित की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो समग्र शिक्षा कहते हैं। और इससे आपकी परीक्षा में पांचों विषयों को मिलाकर के लगभग 5 क्वेश्चंस अकेले पूछ लिए जाते हैं, मात्र एक टॉपिक से। उस टॉपिक का नाम क्या है, तो समग्र शिक्षा है। क्लियर है? इतनी बातें मैंने आपको बताया। ये तो आपका मेन टॉपिक। इसके साथ साथ ये दूसरा भाग हो गया। अब तीसरे भाग में जो हमें हमारे सिलेबस होता है, इस तीसरे भाग का जो हमारा सिलेबस है, जिसको हम आप क्या कहते हैं, जिसको हम पेडागोजी बोलते हैं। पेडागोजी, अब पेडागोजी बोले तो शिक्षण शास्त्र कहा जाता है, जिसको अधिगम और अध्यापन कहा जाता है। ये पूर्ण से जो मैंने तीसरा भाग लिखा है, ये पूर्ण से क्या है, तो आपको पेडागोजी का सेक्शन है, यानी कि पूर्ण से शिक्षण शास्त्र का टॉपिक होता है, ये हमें पढ़ना होता है। क्लियर? अब इसमें हमें पेडागोजी में क्या-क्या पढ़ना होता है, इसी बात को समझिएगा। इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले इसके अंदर हमें बच्चे कैसे सोचते हैं, बच्चे कैसे सोचते हैं, इस बात को हमें पढ़नी होती है साथ-साथ। इसके बाद हमें बच्चे कैसे सीखते हैं, इस बात को भी हमें पढ़नी होती है। इसके साथ-साथ
सर बच्चे स्कूल प्रदर्शन में क्यों असफल हो जाते हैं? आपने सवाल सुना होगा कि बच्चे कैसे सोचते हैं, ये बात में पढ़ ली। इससे भी सवाल पूछते हैं बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे किस तरीके से सीखते हैं, क्या वयस्क की भांति सीखते हैं या वयस्कों से अलग सीखते हैं, इस बात को भी पढ़ना होता है। और आप जानते हैं साथ साथ बच्चे स्कूल प्रदर्शन में क्यों असफल, आपने सुना होगा सर क्वेश्चन पूछता है, में सवाल पूछता है कि बच्चे स्कूल से में क्यों फेल हो जाते हैं। अगर कोई बालक विद्यालय में फेल हो रहा है तो कौन फेल होगा सर? या तो शिक्षक फेल हो रहा है इसका मतलब, या तो विद्यालय की व्यवस्था फेल हो रही। एकदम सीधे सीधे तात्पर्य हमेशा सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। तो बच्चे स्कूल प्रदर्शन में क्यों असफल हो जाते हैं, बच्चे क्यों फेल होते हैं, इसका जवाब आपको देना है। किसको? यानी कि आप मतलब शिक्षक को देना है, हमको नहीं, आपको, इसलिए शिक्षक को देना है। क्लियर है? यानी कि बच्चे स्कूल प्रदर्शन में क्यों असफल हो जाते हैं, इस बात को हमें तर्क के साथ सिद्ध करने होते हैं कि क्या क्या हमारे विद्यालय में या हमारे शिक्षा व्यवस्था में, हमारे शिक्षण प्रक्रियाओं में क्या क्या कमियां रह जाती है कि बच्चे स्कूल प्रदर्शन में असफल हो जाते हैं। इस कारण को हमें स्पष्ट करना होता है, तर्क के साथ सिद्ध करना होता है, बताना होता है। इसके साथ साथ अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, यानी सीखने और सिखाने के जो बुनियादी प्रक्रियाएं होती है, जो कुछ सिद्धांत होते हैं सीखने के, जो कुछ सिद्धांत होते हैं सिखाने के, उसके बारे में हमें पढ़ना होता है। उस प्रक्रियाओं के, उस विधियों के माध्यम से इसको संचालित करना होता है, उस विधियों के माध्यम से हमको तर्क के साथ सिद्ध करना होता है, हमको पढ़ना होता है। इससे भी हमारे बच्चे में सवाल पूछे जाते हैं। अगला, बच्चा एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में किस तरीके से कार्य करता है? एक बालक जो होता है उसकी भूमिका समस्या सूची, अपने घर के बालक को सर हम और आप अपने घर के छोटे से बालक को क्या समझते हैं कि खुद ही एक समस्या मान लेते हैं, समस्या समाधान करता नहीं मानते बल्कि खुद ही एक समस्या मानते हैं। ये टॉपिक क्या है कि बच्चा एक समस्या समाधान करता के रूप में, एक बालक एक समस्या समाधान करता के रूप में किस तरीके से भूमिका निभाता है, भूमिका अदा करता है, हम उस बात को तर्क के साथ सिद्ध करनी होती है। इस तरह से बात पूछते हैं। अगर टॉपिक आ जाते हैं बच्चे एक अन्वेषण होता है सर, खोज करता है, यानी वैज्ञानिक, यानी बच्चे खोजकर्ता के रूप में कैसे काम करते हैं। और सब सब छोड़िए, जिन मैंने कहा कि बालक क्या है दोस्तों, तो बालक एक नन्हा वैज्ञानिक है। तो बालक एक वैज्ञानिक के रूप में किस तरीके से कार्य करता है, सोचिए। वो अपने घर के बालक को क्या से क्या नहीं कहते, सब बालक मेरा नालायक है, बेवकूफ है, गधा है, क्या ऐसी ऐसी बातें बालक के बारे में जो हम बोलते हैं, जो हम यहाँ बोल नहीं सकते। बाकी आप भाव समझ गए होंगे। लेकिन सोचिए, जिन पे ने कहा कि बालक क्या है, तो बालक एक नन्हा वैज्ञानिक है, यानी बालक वैज्ञानिक है किस तरीके से है, इस बात को हमें सिद्ध करके दिखलाना होता है दोस्तों। इस बात को हमें पढ़ना होता है और परीक्षा में हमेशा अक्सर सवाल पूछता है। आपने सिर्फ एक सवाल पूछा हुआ है कि इमरान एक खिलौने को तोड़ करके उसके अलग अलग भाग को देख रहा है। आप एक शिक्षक हैं, उस प्रकृति को उस बालक के साथ आप क्या करेंगे, इमरान के साथ आप क्या करेंगे? क्लास से बाहर निकाल देंगे, दंड देंगे, अभिभावक से शिकायत कर देंगे, या उसकी प्रकृति को बढ़ावा देंगे और उसको सही दिशा निर्देशित करेंगे? जब आप क्या होगा सर, तो चौथा वाला अच्छी तरीके से आते हैं, उसकी प्रकृति को बढ़ावा देंगे और खिलौना तोड़ने के लिए नहीं देंगे। अगली बात इससे इम्पोर्टेंट क्या है, उसकी प्रकृति को बढ़ावा तो देंगे लेकिन उसको सही दिशा निर्देश देंगे। सर तोड़ फोड़ करो लेकिन सही दिशा के अंतर्गत करो, ताकि उसकी वैज्ञानिक की प्रकृति का सम्मान हो सके, बालक की जिज्ञासाओं का सम्मान हो सके। क्लियर? इस तरीके से करना होता है। अगला, बालक में अधिगम की वैयक्तिक अवधारणाएं, तो बालक में सीखने के जो अपनी व्यक्तिगत अवधारणाएं हैं, बालक खुद के जो इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पर बालक, हम सभी बालक समान रूप से सीखते नहीं सर, सभी बालक अलग अलग तरीके से सीखते हैं। तो बालक की जो व्यक्तिगत धारणाएं हैं सीखने के लिए, उसके बारे में हमको बालक को उस विधियों के माध्यम से इस बात को सिद्ध करना होता है, बालक को बताना होता है, इस बात को हमें सीखना होता है। इसलिए सवाल पूछती, और आप जानते हैं बौद्ध भी होता है, आप जानते हैं सर, समझ और साथ साथ संवेदना है ना। तो सर संज्ञान क्या है और साथ साथ संवेद क्या है, संवेदना के बारे में पढ़ना होगा, साथ साथ संवेद के बारे में पढ़ना होता है, और साथ साथ बोध के बारे में हमें पढ़ना होता है। क्लियर? इसके साथ साथ मोटिवेशन, आप जानते हैं प्रेरणा एवं अधिगम, यानी मोटिवेशन क्या है, लर्निंग क्या है, हमें इसके बारे में पढ़ना होता है, मोटिवेशन की पूरी प्रक्रिया। और आप जानते हैं मोटिवेशन से 500 विषय को मिला करके सर आप जानते हैं 4 से 5 सवाल अकेले पूछ लेते हैं, किसी तो मोटिवेशन से पूछ लेते हैं। बात समझे? एक प्रेरणा क्या है, इसको हिंदी में प्रेरणा और साइकोलॉजी में अभिप्रेरणा कहा जाता है, इंग्लिश में मोटिवेशन बोलते हैं। लर्निंग यानी कि सीखना, सीखने की प्रक्रिया क्या होती है ना, सीखने के विकार क्या होते हैं, तमाम बातें जो सीखने के विकार है उस सभी बातें पूर्ण अधिगम की पूरी प्रकृति, अधिगम के साथ साथ सिद्धांत भी पढ़ रहे होते और सर आपका मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा पढ़ रहे होते। अगर बोले सर अधिगम में योगदान है, अधिगम में योगदान देने वाले कारक या अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक मुख्य रूप से 2 कारक माने जाते हैं। और यहाँ पे सवाल 2 तरीके से पूछता है, कैसे? अब इसे समझ के उससे नहीं पूछेगा सर कि निजी कारक, ये हमारे अधिगम को प्रभावित करने वाले, हमारे अधिगम में सीखने में योगदान देने वाले जो कारक है, कुछ ऐसे कारक हैं जो हमारे शरीर के अंदर हैं,
उनको हम निजी कारक कहते हैं। अब कुछ ऐसे कारक जो हमारे शरीर से बाहर है उनको हम क्या कहते हैं, उनको प्रायोरिक कारक यानी कि बाह्य कारक कहा जाता है। तो ऐसे कौन से कारक है जो हमारे शरीर के अंदर है, जैसे हमारी रुचि, हमारी जिज्ञासा, हमारी तत्परता, हमारी बुद्धि, हमारी ग्रहण शक्ति से हमारे शरीर के अंदर है। ये हमें सीखने में क्या करते हैं, तो योगदान करते हैं, सहायता करते हैं। क्लियर। वाय कारक आर्थिक स्थिति हो गई, समाज हो गया, क्या बोलते हैं पाठ्यक्रम आपका हो गया, शिक्षण पद्धतियां हो गई, सब शिक्षण कौशल हो गई, सब क्या है बाहरी है, सब शरीर से बाहर है। ये भी हमें क्या करता है, सीखने में योगदान प्रदान करता है। तो हमें इस बात को भी पढ़ना होता है साथ साथ। और आप जानते हैं इसके अलावा आपको अच्छे तरीके से बताया सर कि हमें एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में पढ़ना है। वही बात और आप जान लीजिए सर, अभी अभी जस्ट आपको पता होगा सर, इसके साथ साथ अब एनसीएफ 5 तो पढ़ना ही है। पांचों विषयों को मिला के सर एक सेक्शन में कम से कम 1 से 2 सवाल, अगर हम पांचों मिला कम से कम 10 सवाल अकेले पूछ लेता, कैसे ये एनसीएफ पूछता है। बात करें अगर एक ही सवाल पूछता है तो 4-5 सवाल पूछ लेती। अगला पॉइंट आप जानते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आप जानते हैं भारत सरकार द्वारा दिया गया एक्ट है सर, जो 66-14 के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का देने का प्रावधान भारत सरकार ने किया है। इस पूरे एक्ट को पढ़ना है और पांचों सेक्शन को मिलाकर साथ सवाल पूछता है, कम से कम 3 से 4 सवालों का अवसर होता है। इससे भी हमें इस पूरे एक्ट को पढ़ना है, इस अधिनियम को पढ़ना है। ठीक है। इसके साथ आप जानते हैं बड़े खुशी की बात है सर कि इस भारत देश में 1886 के बाद 1986 के बाद 34 साल बाद 34 साल बाद हमारे भारत देश में एक नई शिक्षा नीति या एक नई शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति 2020 आई है, जो हमें बड़े विस्तार, अब तक की सबसे बड़ी शिक्षा नीति मानी जाती है दोस्तों, उसको हमें बड़े विस्तार तरीके से पढ़ना है। बात क्लियर। और इसके साथ साथ आप जानते हैं एनसीएफ 2005 तो पढ़ना ही था, इसके साथ एनसीएफ 2022 भी अभी जस्ट अभी आप जानते हैं पिछले 22 तारीख को हुआ, यानी पिछले महीने के 22 तारीख को आपके नंबर चला, अक्टूबर में 22 तारीख को लागू हुआ। तो सर एनसीएफ 2022 भी हमें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये भी बन के तैयार हो गया है, लागू हो चुका है सर, इसलिए हमें साथ साथ 5 को पढ़ना होगा एनसीएफ को, साथ साथ एनसीएफ 2022 को भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने इस संपूर्ण सिलेबस की आपके सामने